Hello guys, welcome back. This is CFA Level 1 summary video on FRA by Gaurav Kabra, which is me. हम एडिटर्स में CFA लेवल 1 पे कई सारे वीडियोस बना करके अपने YouTube चैनल पे डाल रहे हैं। सो अगर आपने इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू गेट टू नो अबाउट ऑल द न्यू अपकमिंग वीडियोस ऑन आवर CFA लेवल 1। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ वीडियो कोर्स ऑन CFA लेवल 1। इन केस यू वांट टू नो द डिटेल्स यू कैन डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ फर्स्टली विथ आवर टॉपिक टुडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट बट अगेन यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मुझे देने हैं, मैं सबसे पहले वो दे देता हूँ। सबसे पहले FRA में जैसे जैसे हम डिटेल्ड रीडिंग्स में जा रहे हैं या फिर और टेक्निकल रीडिंग्स में जा रहे हैं तो उस तरफ मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं उन लोगों को पहले से सचेत कर दूं, पहले से एक डिस्क्लेमर दे दूं जो लोग सोच रहे हैं इन समरी वीडियोस को देख करके वो रीडिंग प्रिपेयर कर लेंगे। भाई कैंडिडेट्स, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है FRA का सो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप पढ़िए खुद से, तब आप समरी वीडियो देखिए, बिकॉज नाउ थिंग्स आर गेटिंग टेक्निकल फ्रॉम हेयर ऑन। एंड अगर आपने समरी वीडियो शुरुआत में ही देखा है एंड इस उम्मीद में हो कि आपने समरी वीडियो देखा, बाद में आप तैयारी करोगे तो काफ़ी सारे दिक्कतें आ सकती हैं इन द प्रोसेस। स्टिल इफ़ यू वांट टू डू इट, इट्स योर चॉइस एंड नो वन टू स्टॉप यू। इसके अलावा डेफिनेटली दिस समरी वीडियो और दीज काइंड ऑफ समरी नोट्स आर गोइंग टू हेल्प एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द लेवल 1 एग्जामिनेशन। अब भले ही सेल्फ स्टडी किया हो या फिर मैं वीडियो कोर्स लिया हो, आप सब के लिए ये समरी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई ट्राई टू फाइंड अप पिक अप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रियली रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये तो हुआ हमारा समरी वीडियोस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि मैं यूजुअली हर वीडियो में कहता हूं आपको। लेकिन अब इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में कुछ आपको बता दूं। आज हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिस रीडिंग हैज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स। Why fortunate? Because practicals is something that most of the people enjoy, but एट द सेम टाइम समरी वीडियो में उन सब चीज़ों को कवर करना मुश्किल होता है। सो यहाँ पे मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ दैट आई विल point out all the important formula, I will tell you all the important logics, but I will not take up any single practical here। कोई भी प्रैक्टिकल यहाँ नहीं लिया जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द लिमिटेशन ऑफ दिस समरी वीडियो। आई होप यू विल एक्नॉलेज द फैक्ट दैट यस उतना करना पॉसिबल नहीं है समरी में, बट अदरवाइज मैं सारे फॉर्मूले एक बार फिर से आपको ब्रश अप करवा दूंगा और सारे जो बाद बाकी थ्योरेटिकल आउटलुक है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी आई वुड से लेसर इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को मैं यहाँ कवर करते हुए चल रहा हूँ। So let's get started with learning outcome A। लर्निंग आउटकम ए में बेसिकली हमें जानना है CFO, CFI और CFF के बारे में। आप अगर जानना चाह रहे हैं ये चीज़ें क्या होती हैं तो इनका नाम लिखे हुए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर नोन एज CFO, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर नोन एज CFI एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर नोन एज CFF। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या है मैंने लिख रखा है, कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो जो कि ऐसे ट्रांजैक्शन से संबंध रखते हैं जो कि फर्म की नेट इनकम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके रेवेन्यूज आ सकते हैं, इनकम्स आ सकते हैं, गेन्स आ सकते हैं एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो कि फर्म के नेट इनकम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है तो उन ट्रांजैक्शंस में हुए इनफ्लोज और आउटफ्लोज बेसिकली CFO होने के चांसेस हैं। अब यहाँ इनफ्लोज में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अगर मैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की बात करूं तो वो यहाँ आएगा ही, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड आएगा, सेल फ्रॉम ट्रेडेड सिक्योरिटीज आएगा। इसके अलावा आपने सप्लायर्स को पेमेंट किया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटफ्लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ इन कैश, दैट विल बी कवर्ड। एक्विजिशन ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट पेड, टैक्सेस पेड एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी अ CFO आइटम। जस्ट इन केस आप यहीं पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो आइटम्स को लेकर के, सो डोंट वरी, ये सब आइटम्स पे काफ़ी डिटेल्ड मैं यहाँ पे आपके लिए एक टेबल लाऊंगा जो आपको मदद करेगा। वो बस 2 मिनट में आपके सामने आ रहा है, तब तक आप बस एक बार इन चीज़ों को संभालने की चेष्टा करो। नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका ताल्लुकात आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हो। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में जब आप देखते हैं तो आपके जो नॉन करेंट एसेट्स हैं, ज़्यादातर नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट रिजल्ट्स इन सम इनफ्लोज और आउटफ्लोज दैट आर कंसिडर्ड एज CFI।
पूरा नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इनफ्लोज हो सकते हैं जब भी आप अपना कोई फिक्स एसेट बेचें, या फिर में डेट सिक्योरिटीज या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ होगा उनको बेचें। ध्यान रखिए यहाँ पे आपकी खुद की डेट या खुद की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव मेड इन सम अदर कंपनीज। गॉट द पॉइंट। तो जब भी डेट सिक्योरिटीज या इक्विटी सिक्योरिटीज आप बेचेंगे तब फिर वो इनफ्लो है आपके लिए, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज सीएफआई। वैसे ही खरीदते वक्त फिक्स एसेट को खरीदना या फिर इस तरह के डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदना अगेन इज गोइंग टू बी योर सीएफआई। Next up is CFF. CFF are transactions that affect your capital structure, यानी कि capital structure में आपका आता है equity, आपका आता है debt, आपका आता है preferred शेयर्स। सो बेसिकली इन तीन चीज़ों में अगर आपने पैसे रेज किए या फिर में पैसे वापस रीपे किए तो वो सारे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट इज वाई दीज आर नोन एज CFF। पूरा नाम हुआ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनफ्लोज के तौर पे डेट इशू करना, इक्विटी इशू करना कैन बी कंसिडर्ड एज अ CFF इनफ्लो, और आउटफ्लो के तौर पे इक्विटी वापस रीपर्चेस कर लेना यानी कि बाईबैक, डिविडेंड पे करना और प्रिंसिपल रीपेमेंट करना अपने लोन इश्यूज पे, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे CFF कंसिडर करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो कि है हमारा ये वाला टेबल। ये टेबल मुझे पूरा पता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इस पे कई सारे क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड्स रिसीव्ड जो होता है उसको गैप के हिसाब से CFO माना जाता है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड भी CFO होता है, इंटरेस्ट पेड CFF होता है और डिविडेंड्स पेड CFF होता है, ठीक है। और वहीं पे टैक्सेस पेड CFO होता है। सो हेयर वी आर गिवन द लिस्ट कि कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो गैप के हिसाब से ये ऐसा होता है, बट IFRS गिव्स यू अ लॉट मेनी ऑप्शंस। सो यू हैव गॉट ऑप्शंस फॉर डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड, एंड टैक्सेस पेड के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, CFO, CFF एंड CFI। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर कोई ऑपरेशनल आइटम से रिलेटेड आपने टैक्स पे किया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज CFO। अगर आपने फाइनेंसिंग के दौरान कोई टैक्स पे किया है देन दैट विल बी CFF। और अगर इन्वेस्ट करने के दौरान अगर कोई कैपिटल गेन वगैरह का कोई टैक्स पे आपने किया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज CFI। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया। बाद बाकी ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हर बुक में आपको ये मिल जाएगी टेबल। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई कैन पॉसिबली सेंस ऑफ एरर हेयर, हो सकता है यहाँ एक छोटा सा एरर हो जो मैं फिलहाल बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन यस एक छोटा एरर यहाँ पे हो सकता है। सो बीवेयर ऑफ दैट, मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा, हो सकता है गलती में लिख दिया हो मैंने। अभी आते हैं लर्निंग आउटकम बी में। लर्निंग आउटकम बी जो है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट सर्टेन ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट एक्चुअली कवर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बट रैदर डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ फुटनोट्स। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है कि यहाँ पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो हैं उनमें उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हो। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है अगर आपने कोई परचेज किया है एसेट और उसके बदले लोन लिया है सेलर से ही, तो फिर वो ना आपके CFI में आएगा ना CFF में आएगा, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है समझिए, क्योंकि आपका ना कोई इनफ्लो एक्चुअल में हुआ ना कोई आपका आउटफ्लो हुआ, and for that reason you are neither recording CFI nor recording CFF। तो यहाँ पे दो transactions हुए ज़रूर हैं लेकिन वो CFS में आएंगे नहीं, it will be separately disclosed in the footnotes। नेक्स्ट इसी तरह डेट और इक्विटी को आपस में कन्वर्ट कर लेना, डेट से इक्विटी में कन्वर्जन जब होती है सो ऐसे में माना जा सकता है दैट यू हैव रीपेड योर डेट एंड यू हैव रेज्ड योर इक्विटी। सो देखा जाए तो यहाँ पे दोनों CFF ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होने चाहिए, बट आप दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं करते। अगेन नॉट कवर्ड इन CFS बट सेपरेटली कवर्ड इन द फुटनोट्स। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम C एंड D। टॉकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम C एंड D, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दो मेथड्स के। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम दो मेथड्स फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट मेथड। ये ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो इसके बारे में तो आप काफ़ी कुछ जानते ही होंगे। सो पहले एक बार डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट जो कि एक्रूअल बेसिस से प्रिपेयर होता है एक्चुअली उसको कैश बेसिस में कन्वर्ट कर देते हो। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को ना कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि हमारा कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। ये बहुत सीधा साधा मेथड है। आप सिर्फ रिसीट और पेमेंट पे अगर ध्यान देंगे
तो आपका डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा। अगेन थियोरेटिकली इसको समझना है तो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उनको हम एक्रूअल बेसिस से बनाते हैं। एक्रूअल बेसिस में लेजर्स वगैरह बना करके मिसिंग फिगर्स को फाइंड करके हम उसे कैश बेसिस इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, यानी कि एक तरह से रिसीट एंड पेमेंट बना सकते हैं, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अवर डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जिसमें सब लोग गलती करेंगे मुझे पता है, वो ये है कि आउट ऑफ दीज टू मेथड्स विच मेथड प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन। तो जवाब है इसका डायरेक्ट मेथड। यस, ज्यादातर लोगों को लगता है इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, विच इज रॉन्ग। इट इज द डायरेक्ट मेथड दैट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन देन इनडायरेक्ट मेथड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर बच्चे इधर गलती करते हैं, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। तीसरा पॉइंट आपको ये बोलता है कि गैप में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि अगर आपने डायरेक्ट मेथड से सीएफएस बनाया है तो आपको इनडायरेक्ट मेथड भी शो करना पड़ेगा। जिसे डायरेक्टली नहीं बोला गया कि आपको इनडायरेक्ट मेथड बनाना होगा, लेकिन एक रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट डाल दी गई है ना। ये रिकंसिलेशन किन किन चीज के बीच में है? नेट प्रॉफिट के बीच में और सीएफओ के बीच में है। और जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ती है, नेट इनकम से सीएफओ की अगर आप कहानी समझाओगे तो वो पूरा इनडायरेक्ट मेथड ही हो जाता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप गैप फॉलो कर रहे हो और अगर आप सोचते हो कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, देन यू वुड नॉट बी अ हैप्पी पर्सन, बिकॉज ऐसा करते हुए आप ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो एक्रूअल को कैश बेसिस में कन्वर्ट करने का, और उसके बाद में आपको रिकंसाइल भी करके दिखाना होगा, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड भी शो करना होगा। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, एंड दैट इज व्हाई डायरेक्ट मेथड इज नॉट पॉपुलर। हालांकि ये रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट आईएफआरएस में नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड वहीं पे काफी सुलझा हुआ है, लेकिन बनाने में ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। वो ये है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है बॉटम लाइन, यानी कि यू स्टार्ट ऑफ विथ योर नेट प्रॉफिट्स। अभी 2 ही मिनट में मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा पूरा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। सो वी आर बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ विथ आवर बॉटम लाइन हियर, विच इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड देन हियर वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द लिंक बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड सीएफओ। सो ये बेसिकली मैं कह सकता हूं जो रिकंसिलेशन की हम बात कर रहे थे, ये लगभग वैसा ही कुछ है। एंड ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा फॉलो होता है, क्योंकि अगर आपने ये यूज़ किया है तो आप एक तो लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, दूसरा इसके अलावा आपका जो रिकंसिलेशन का रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं यहाँ पे, एंड दैट इज वाई दिस इज मोर पॉपुलर मेथड। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम EFNG, जिसको सबको मिला करके आपके सामने यहाँ पे मैंने फॉर्मेट रख रखा है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है ये, इनडायरेक्ट मेथड का ये है। बहुत सिंपल है। डायरेक्ट मेथड में आप बेसिकली अपनी रिसीट्स और अपने पेमेंट्स को यहाँ पे फाइंड कर रहे हो, जो कि आपके ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो रिसीट में आपका मेन एक ही रिसीट है जिसको यहाँ पे शोकेस किया गया है, वो है द कैश कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। सो अगर आप अपने कस्टमर्स से कोई कैश कलेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ शो करो। इसके अलावा आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और टैक्सेस के लिए जो पैसे दिए हैं वो आप यहाँ पे शो कर दो, ठीक है। तो इतना सब कुछ शो करने के बाद जो लास्ट में आपका रेजिडुअल फिगर आया, दैट इज नोन एज CFO। नाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर देखा जाए तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ये एक्चुअल में कैश कॉन्सेप्ट है, पर अगर इसी का मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो होगा सेल्स। क्लियर है? मैं सिर्फ रिलेट कराने के लिए बता रहा हूँ। देन वी हैव प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए पेड कैश, इसको अगर मैं एक्रूअल पे बताऊं तो इट इज COGS। व्हाट यू गेट? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो, जैसे हम भी अगर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है, मैं सब एक्रूअल से कनेक्ट करा रहा हूँ आपको, तो आता आपका EBIT। क्लियर है? एंड EBIT में से इंटरेस्ट और टैक्स अगर आप माइनस कर दो, देन यू गेट PAT। सो एक तरह से देखा जाए तो एक्रूअल बेसिस में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ जर्नी फ्रॉम सेल्स टू पैट, वैसे ही अगर हम डायरेक्ट मेथड में CFO की कैलकुलेशन देखें तो वो भी स्टार्ट होती है फ्रॉम आवर रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड एंड्स विद CFO। सो रिलेटेड है ये सारे मैटर्स, बट ऑब्वियसली आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। CFO का फॉर्मेट ये रहा ऊपर वाला। Next up is CFO as per indirect method, where you are starting off with your net income and then you are adding on your net नॉन कैश आइटम्स, एक्चुअली जो कि डेप्रिशिएशन टाइप के आइटम्स हैं उनको आप ऐड बैक करोगे। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स यानी कि कोई भी अगर आपके CFI या फिर CFF से रिलेटेड आइटम्स हैं तो वो सब आप यहाँ पे वापस ऐड बैक करोगे। आपने जो प्रोविजंस बनाए हैं उनको यहाँ ऐड बैक करोगे, एंड प्रोविजंस के अगेंस्ट जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं उनको यहाँ लेस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाया था तो आप उसे ऐड करोगे
और एक्चुअल में जो आपके बैड डेट्स हुए हैं उसको आप यहाँ पे लेस करोगे। गॉट द पॉइंट? सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपना नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं एंड वी डू दीज कैलकुलेशंस। जब इतनी कैलकुलेशन हम करते हैं देन वी एंड अप विद सीएफओ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और एडजस्टमेंट। फिर आप वर्किंग कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। करंट एसेट का डिक्रीज इज कंसिडर्ड एज एन इंक्रीज इन द कैश फ्लोज, करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज इज कंसिडर्ड एज एन इंक्रीज इन कैश फ्लोज एंड सिमिलरली करंट एसेट्स का इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज ये आप लेस में डालोगे। जब आप इतनी एडजस्टमेंट्स करोगे देन यू विल गेट योर सीएफओ अंडर इनडायरेक्ट मेथड। ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा वर्किंग कैपिटल किस तरह इंपैक्ट करता है। मैं ट्राई करूंगा अगर नेक्स्ट स्लाइड में जगह है तो शो करने की। चलो जगह है मेरे पास, मैं शो कर देता हूँ किस तरह से याद रखें। देखिए ये बैलेंस शीट है, ठीक है। यानी एक बार मान लेते हैं कि अपना कैश बढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं। तो देखिए कैश बढ़ने के लिए एक काम तो ये हो सकता है कि हमारे करंट एसेट्स कम हो जाएं। अगर करंट एसेट्स कम हो जाएं तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका है हम अपनी करंट लायबिलिटी को बढ़ा लें। गॉट द पॉइंट? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कैश कम हो जाएं तो कम होने के लिए क्या क्या हम चाहेंगे? हम चाहेंगे हमारे करंट एसेट्स या तो बढ़ जाएं या तो करंट लायबिलिटीज घट जाएं। अगर इस तरह से हम देखें तो हमारी बैलेंस शीट टैलीड रहेगी एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर। अगर आप देखना चाहते हो दैट व्हाट लीड्स टू इंक्रीज इन कैश, कैश के बढ़ने के पीछे क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप बोल सकते हो सीए का घटना और सीएल का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें आपके कैश बढ़ाती है। और वैसे ही अगर कैश घटाने की बात हो तो सीए का बढ़ना और सीएल का घटना ये आपका कैश घटाती है। और इसी बेसिस पे आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ट्राई करना एक बार इसको समझने का। आई होप यू विल गेट ऑन द टॉप ऑफ दैट। लर्निंग आउटकम एज पे आते हैं। इंटरेस्टिंग लर्निंग आउटकम है। यहाँ पे बातें हो रही हैं कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख करके क्या क्या एनालिसिस करनी चाहिए। वेल पर्सनली मैं अपनी बात बता दूं, मैं यूजुअली ये सारी चीज़ें देखता हूँ जब भी मैं स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को बाई करने जा रहा हूँ। मैं फंडामेंटली स्टॉक्स को ज़रूर चेक करता हूँ एंड ये सारी चीज़ें जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको मैं आपको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाते हुए चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि नंबर वन चीज़ ऑब्वियसली हम देखते हैं सीएफओ एंड एनआई के बीच के स्टेबल रिलेशनशिप। देखो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और अगर उसकी एनआई और सीएफओ के बीच में रिलेशनशिप गड़बड़ है, यानी कि नेट इनकम दिखाई जा रही है बहुत ज़्यादा लेकिन सीएफओ नेगेटिव आ रहा है और ऐसा काफ़ी टाइम तक चलते आ रहा है, इसका मतलब ये होगा दैट द कंपनी इज शोइंग प्रॉफिट्स इन देयर बुक्स, लेकिन ये प्रॉफिट्स को वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। इस चीज़ में और भी चीज़ें चेक की जा सकती है। यू कैन ऑल्सो सी टैक्स का प्रोविजन वर्सेस टैक्स का पेमेंट। अगर आप ये चीज़ें चेक करते हो तो आपको समझ में आता है व्हाट इज़ द डिस्कनेक्ट बिटवीन एक्रूअल्स एंड कैश एंड दैट कैन एक्चुअली सेव यू फ्रॉम अ वेरी बिग डिजास्टर। तो ये चीज़ तो हमेशा चेक करनी चाहिए कि देयर शुड बी अ स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन सीएफओ एंड एनआई। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट इज सीएफओ शुड बी ग्रेटर देन सीएफआई विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ ग्रोथ कंपनी। ग्रोइंग कंपनीज की सीएफआई रिक्वायरमेंट काफ़ी एग्रेसिव होती है एंड अगर ऐसी कंपनीज अपनी सीएफआई की रिक्वायरमेंट को अपने सीएफओ से ही फुलफिल कर ले देन इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने इंटरनली जनरेटेड फंड से ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है, विच अगेन इज कंसिडर्ड वेरी गुड। सीएफआई इंडिकेट्स ग्रोथ, ये तो बात है ही। अगर कोई कंपनी सीएफआई दिखा रही है अपने बुक्स में तो फिर वो ग्रोथ का प्रतीक होता है। कॉमन साइज कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी हमें कई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसको हम दिखाते कैसे हैं। तो आपको पता है जिस तरह हम कॉमन साइज बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की तो उसमें हम हर चीज़ को दिखाते हैं एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। जब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की तो हम दिखाते हैं उसको एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो इसकी दो तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है। या तो आप इसको परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ही दिखा दो या फिर आप इसे परसेंटेज ऑफ इनफ्लो या फिर परसेंटेज ऑफ आउटफ्लो करके दिखाए सेपरेट। कैसे देखिए यहाँ पे पहला तरीका ये है कि सारे आइटम्स को आप परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दिखा दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इनफ्लोज को परसेंटेज ऑफ टोटल इनफ्लोज दिखा दो और आउटफ्लोज को परसेंटेज ऑफ टोटल आउटफ्लोज दिखा दो। अगर आप इस तरह से ये काम कर रहे हो तो आपका सीएफएस का प्रेजेंटेशन वेल मेंटेन्ड रह सकता है। Finally, I think this is the final learning outcome where we are talking about
लर्निंग आउटकम आई जहाँ पे CFF और CFFE का बात हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले FCFF जो है उसका फुल फॉर्म है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, और FCFE है जिसका मतलब है फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। ये देखो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इसको आप आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह FCFF को, सारे FCFF को अगर आप KO से डिस्काउंट कर दो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड वैसे ही FCFE को अगर आप KE से डिस्काउंट कर दो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो दैट कैन बी डन। ये सब चीज़ें हम फ्यूचर में सीखेंगे, प्रोबेबली लेवल 2 सीखेंगे, या फिर लेवल 1 में भी है इक्विटी में थोड़ा बहुत, इक्विटी वैल्यूएशन में, सो वहाँ हम सीखेंगे। बट ऑब्वियसली उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये FCFF और FCFE होता क्या है। तो देखिए ये जो FCFF है ये बेसिकली होता है कैश अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टर्स इन बोथ इक्विटी ओनर्स एंड डेट ओनर्स, यानी कि ये वो पैसा है जो इक्विटी ओनर्स और डेट ओनर्स दोनों के लिए कमाया गया है। गॉट द पॉइंट, दोनों के लिए ये पैसा कमाया गया है, इसे हम कहते हैं FCFF। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको कैलकुलेट करने का पहला तरीका ये है कि अपनी नेट इनकम लीजिए, उसमें NCC जोड़ दीजिए। NCC जोड़ने का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स जो हैं उनको यहाँ पे जोड़ दिया है। इसके अलावा आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं आफ्टर टैक्स बेसिस पे। नाउ दिस इज क्रूशियल। Why this is crucial? Because you are trying to find cash available for all investors, यानी कि आपकी नेट इनकम में से जो इंटरेस्ट माइनस होया हुआ है आपको उसको बेसिकली ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर फाइंडिंग अ कैश फ्लो फॉर ऑल ना, तो इसमें इंटरेस्ट को पहले से माइनस करने की दरकार नहीं है। बट व्हेन यू ऐड बैक इंटरेस्ट यू विल ऑलवेज हैव टू ऐड बैक ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस। फ्री कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ से माइनस किया जाता है। ये दोनों खर्चे आप मान सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के लहजे से यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर है? एवरी ईयर द बिजनेस हैज टू इन्वेस्ट अ लिटिल मोर ऑन फिक्स्ड कैपिटल एंड अ लिटिल मोर ऑन वर्किंग कैपिटल एज वेल। सो उसकी जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ रही है वो रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर दीजिए, तब जाकर के जो पैसा बचेगा वो हमारे इक्विटी ओनर्स और डेट ओनर्स के लिए बचेगा। सो दैट इज हाउ वी कंप्लीटली सी दिस पिक्चर। इसके अलावा FCFF का दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम लेते हैं CFO, इंटरेस्ट ऐड करते हैं आफ्टर टैक्स बेसिस पे, और फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे माइनस करते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज CFO का खुद का जो फॉर्मूला है वो है CFO इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस NCC माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो CFO बेसिकली इन तीन टर्म्स को साथ में रिप्लेस कर देता है। सो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, बस तीन आइटम्स रिप्लेस होकर के CFO बन गया। बाद बाकी आप फॉर्मूला रिलेट कर सकते हो, इट विल बी एग्जैक्टली सेम। नाउ कम्स FCFE. Talking of FCFE, then we are talking about the cash available to only equity owners now. तो जब हम इक्विटी ओनर्स की बात करें तो अब इंटरेस्ट को ऐड बैक करने की दरकार नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद नेट इनकम, वी आर एडिंग नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन एंड ऑल दोज थिंग्स, बट वी हैव नॉट एडेड इंटरेस्ट बैक। देखिए शुरुआत में जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा था FCFF के केस में, दैट हैज नॉट बीन एडेड बैक इन FCFE बिकॉज नाउ वी आर फाइंडिंग कैश फॉर इक्विटी ओनर्स। सो इंटरेस्ट जो पहले से माइनस है उसको माइनस रहने दीजिए, वापस ऐड बैक करने की दरकार नहीं है। बट अगेन सस्टेनेबिलिटी के लिए जो खर्चे करने होते हैं वो तो करेंगे ही। एंड वन मोर एक्स्ट्रा थिंग दैट इज टू बी टेकन हियर इज द नेट बोरोइंग्स। सो डेट वालों से कितने पैसे आए और कितने पैसे गए उसकी अकाउंटिंग करेंगे, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट इज द कैश अवेलेबल विद द इक्विटी ओनर्स। सो नेट बोरोइंग हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल आइटम ऐड करते हैं। अगेन इसमें अगर हम तीन आइटम्स को रिप्लेस कर दें विच आर दीज आइटम्स, तो CFO यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूले में। ऑब्वियसली CFO यहाँ पे लिखने के साथ साथ हमारा NI, NCC और वर्किंग कैपिटल का हमने हिसाब लगा लिया। सो इट बिकम CFO माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट बोरोइंग। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू FCFF एंड FCFE। इसके अंडरलाइंग लॉजिक को मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज कराने का चेष्टा अगेन किया है, एंड आई होप आपको इससे फायदा मिला होगा। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। गोज विदाउट सेइंग, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आप वीडियो कोर्स से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स आपका वेट कर रही है, यू कैन जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो और कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन हियर। सो दैट्स इट, आई विल सी यू देन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड पढ़ाई करते रहें।